नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, बीकॉम फर्स्ट प्रथम सत्र की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय बेळगावी के अंतर्गत बीकॉम फर्स्ट सत्र के लिए जो पाठ्यक्रम को चयनित किया गया है, बीती कक्षा में हमने उसके बारे में विवरणात्मक रूप से पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल की है। तो पाठ्यक्रम के द्वारा आपके बीकॉम प्रथम सत्र के लिए पहली कहानी है नमक का दरोगा। इस कहानी के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। तो इस पहली कहानी के बारे में आज हम इस कक्षा में विवरणात्मक एवं चर्चात्मक रूप में आज अध्ययन कर जानकारी हासिल करेंगे। तो नमक का दरोगा, तो देखिए दरोगा यानी पुलिस, नमक यानी मीठ। तो नमक का दरोगा इस कहानी में संपूर्ण कहानी जानकारी हासिल करने के बाद आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। तो नमक का दरोगा इस कहानी के कहानीकार हैं जैसे प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में एक लम्ही नामक उत्तर प्रदेश के बनारस के नजदीक लम्ही नामक एक देहांती गांव में उनका जन्म होता है। तो इस प्रकार जैसे मुंशी प्रेमचंद जन्म से लेकर जैसे अनेक मुसीबत हालातों को झेलते हुए जैसे अपनी शिक्षा को हासिल करते हैं और किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक शिक्षक वृत्ति को अपनाते हैं। तो उस प्रकार अपने जीवन के अंदर जैसे निरंतरात्मक एक संघर्ष रूपी जीवन के अंदर जैसे हिंदी साहित्य के लिए उनकी देन क्या है, जैसे एक चिरस्मरणीय है। तो प्रेमचंद जी ने 55-56 साल के अंदर उन्होंने जो हिंदी साहित्य को एक सुवर्ण युग बना दिया है। तो उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर 300 कहानी लिखी हैं। जो 300 कहानी उनकी लिखी हुई जो संपूर्ण मानस सरोवर के 8 खंडों में उनकी कहानी को संकलित किया गया है। उनकी आखिरी कहानी है 1934 में लिखी हुई कफन है। तो उस प्रकार जैसे उनके अनेक एक सामाजिक परिवेश को लेकर हो, जैसे दहेज प्रथा को लेकर हो, किसानों की समस्या को लेकर हो, अस्पृश्यता समस्याओं को लेकर और यथार्थवादी कथा को लेकर उन्होंने कहानी के मूल विषय को चयनित किया गया है और उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि उन्हें दी गई है। जो हिंदी साहित्य के अंदर हजारों उपन्यास लिखे हुए हैं, लेकिन प्रेमचंद की जो कथा, उनकी जो बेजोड़ और उनका भाषा का प्रभाव, जो उन्होंने प्रेमचंद ने महान उपन्यास, उनका सर्वश्रेष्ठ सेवा सदन हो, प्रेमाश्रम हो, निर्मला हो, गबन हो 1931 में लिखा हुआ, जैसे गोदान 1935 में लिखा हुआ, गोदान 1935 में लिखा उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। तो निर्मला तो उनके सामाजिक समस्याओं को लेकर, दहेज प्रथा को लेकर लिखा हुआ। तो इस प्रकार जैसे उन्होंने अनेक उपन्यास के अंदर जैसे बेजोड़ कथा से जोड़कर उन्होंने जैसे यथार्थवादी समस्याओं को उजागर किया है। तो उपन्यास सम्राट हैं, जो उन्होंने 2 नाटक लिखे हैं। उनके अंदर करबला उनका एक सर्वश्रेष्ठ एक नाटक है प्रेमचंद जी का। पहले उनकी उर्दू भाषा में जैसे उन्होंने साहित्य की रचना की, जैसे बाद में हिंदी के अंदर उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में हिंदी भाषा के अंदर, साहित्य के अंदर अपना जैसे लेखनी चलाई। तो प्रेमचंद का एक हिंदी साहित्य के लिए योगदान एक चिरस्मरणीय है। तो उनकी लिखी हुई कहानी है नमक का दरोगा। तो ये बीकॉम फर्स्ट के लिए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित की हुई कहानी है। इस कहानी के अंदर संक्षिप्त पात्रों का परिचय है। मुंशी वसीदर ये जो पात्र है एक दरोगा के रूप में यहाँ पर चित्रित किए हैं कहानी के अंदर। पंडित आलोक दिन ये क्या एक जमींदार है, जैसे नमक को क्या करता है, जैसे तस्करी के रूप में क्या करता है, जैसे भेजने का काम करता है। और वसीदर के पिता उसे कैसी वसीयत देते हैं जैसे मुंशी वसीदर को। तो हमें संक्षिप्त जैसे पात्रों के बारे में, जैसे कहानी के पात्रों के बारे में हमें जानकारी हासिल करना जरूरी है। तो किस प्रकार जैसे नमक का दरोगा,
जब नमक का नया विभाग बना, ईश्वर प्रदत्त वस्तु व्यवहार करने का निषेध हो गया, लोग चोरी छुपे इसका व्यवहार करने लगे, अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से। तो देखिए, जब अंग्रेजों के समय में जैसे नमक के ऊपर टैक्स लगाया गया, कर लगान लगाया गया, तो देखिए किस प्रकार चोरी छुपे व्यवहार करने लगे, निषेध हो गया और इस व्यवहार करने लगे, जैसे अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, कोई धोखाधड़ी करना, कोई झूठ बोलना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, कोई घूस भ्रष्ट अधिकारी होने लगे, कोई चालाकी से अपना काम चलाने लगा। अधिकारियों के पौभार थे, पटवागिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। तो देखिए, छोटे छोटे नौकरी को छोड़कर सब लोग नमक के विभाग में नौकरी पकड़ने की कोशिश करने लगे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता। तो देखिए, आज के जमाने में कोर्ट के अंदर देखते हैं, अदालत के अंदर वकीलों ने फीस के माध्यम से हो जैसे अनेक कार्य करते हैं, जैसे फिर भी उसके अंदर इतना पैसा मिलने के बावजूद भी उन्हें भी दरोगा बनने की लालसा उनके अंदर भी दिखाई देती है। वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। तो देखिए, ईसाई धर्म और अंग्रेजी शिक्षा, जब यानी हमारे देश में स्वतंत्र भारत के पूर्व जो अंग्रेजी शासन काल के अंदर नमक के ऊपर क्या करते हैं, जैसे यानी टैक्स लगाते हैं, और उस समय अंग्रेजी शिक्षा ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते। फारसी प्राबल्यता, प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस का काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। तो देखिए, उस लोग फारसी लोग उच्च पदों पर आश्रित होने लगे। जैसे उस वक्त यानी साहित्यिक जीवन में के अंदर जैसे किस प्रकार जैसे प्रेमचंद ने एक संघर्षात्मक जीवन के माध्यम से अपने यथार्थवादी कथाओं में उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हुए। मुंशी वसीदर भी जुलेखा का वीर कथा समाप्त करके मजनू और फराद के प्रेम और तांत को, नल और नील की लड़ाई, अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व बातें समझते रोजगार की खोज में निकल पड़े। तो अपनी पत्नी वसीदर की पत्नी जुलेखा और किस प्रकार जैसे देखिए जुलेखा को छोड़कर रोजगार की खोज में निकल पड़ते हैं। मजनू फराद की हो प्रेम और तांत जैसे आविष्कार महत्व को छोड़कर रोजगार की खोज में निकल पड़ते हैं। रोजगार यानी जॉब, नौकरी के लिए क्या करते हैं, जैसे मुंशी वसीदर निकल पकड़ते हैं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे, समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हैं। दुर्दशा का अर्थ है हालात। जो उनके पिता समझाने लगते हैं, बेटा घर के हालात तुम देख रहे हो, घर की दुर्दशा ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। ऋण यानी लोन, कर्ज। तो किस प्रकार ऋण के बोझ में हम दबे हुए हैं, घर के हालात को देख रहे हो बेटा। लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बड़ी चली जाती हैं, तो बेटियां हैं, बेटियां कुछ सालों में बड़ी हो जाती हैं, विवाह के लिए आ जाती हैं, तो माता पिताओं की जिम्मेदारी होती है उनका विवाह करना, तो उनके जीवन को, भविष्य को संवारना। ऐसे हालात में बेटा रोजगार की जरूरत है। मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है, निगाह चढ़ाने और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णिमा मासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घरते घरते लुप्त हो जाता है। तो उनके पिता बताने लगते हैं, मासिक वेतन यानी मंथली सैलरी तो चलते रहती है, वो ईद के चांद के जैसा होता है, पूर्णिमा के चांद के जैसा होता है, एक दिन दिखाई देता है, दूसरे दिन गायब हो जाता है। यानी जो मंथली सैलरी होती है 2 दिन में खत्म हो जाती है। ऊपरी आय जैसे कमीशन कहते हैं हम, घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, उसी बेटा ऐसे रहेगी तो हमारा जीवन और ऋण से मुक्त हो जाएंगे। ऊपरी आय बहता बहुत स्रोत है जिसमें सदैव प्यास बुझती है। बेटे से बताते हैं जैसे
मुंशी वसीधर के पिता, केवल हमारी प्यास बुझती है बेटा ऊपरी आय से, सदैव वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। ऊपर की जो आमदनी होती है जो ईश्वर देता है, भगवान देता है, और मासिक आय जो मनुष्य देता है, इसी की उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं वसीधर, तुम तो बुद्धिमान हो, तुम तो समझदार हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक का अर्थ है बुद्धि, तो विवेक की जरूरत है, अक्लमंद की जरूरत है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो वो करो। हालात को देखो, परिवार की समस्याओं को देखो बेटा, उसी के माध्यम से बहुत समझदार थे वसीधर के पिता, मुंशी वसीधर को समझाते हैं, उसी के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर आगे चलो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज के दाव पर पाना कठिन है। इन बातों को निगाह के बांध लो, यह मेरे जन्म भर की कमाई है। बेटा जो मेरे बातें हैं यही मेरे जन्म भर की कमाई है, जो मैंने प्रामाणिकता, सत्य, निष्ठा करते हुए परायण के रूप में मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है। अच्छाई के मार्ग पर चलो कहते हुए जैसे मुंशी वसीधर के पिता अपने बेटे वसीधर को समझाते हैं। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, जैसे आशीर्वाद देते हैं बेटे को, वो बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे वसीधर भी। ये बातें ध्यान से सुनिए और तब घर से चल खड़े। इस विस्तार संसार उनके लिए एक धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि और पथ प्रदर्शक और आत्मबल अपना सहायक था। तो देखिए पिता के आशीर्वाद से जीवन पथ पर आगे बढ़े, धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, विवेक, पथ प्रदर्शक, अपने जीवन के मार्ग पर आत्मावलंबन से अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन चले, वो जाने के नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। तो उन्हें कहाँ जॉब मिलता है, नौकरी मिलती है, जैसे नमक विभाग के अंदर, नमक के डिपार्टमेंट में एक दरोगा की, दरोगा यानी पुलिस, दरोगा एक पुलिस की नौकरी पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वेतन भी अच्छा था, मंथली सैलरी अच्छी थी, लेकिन ऊपरी आय, घूसखोरी, मुनाफखोरी, भ्रष्टाचार, तो लेन देन, जो ऐसा जो व्यवहार था ऊपर तो बहुत मिलता, तो ऐसे विभाग में जैसे दरोगा बन जाते हैं। वृद्ध पिता के सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। तब वृद्ध पिता, उनके बूढ़े पिता वसीधर के पिताओं ने ऐसे संवाद, ऐसे बातें ध्यानपूर्वक समझाई थी। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशा लता लहराई, पड़ोसियों का हृदय भी शुल उठने लगे। तो पड़ोसियों भी उनके पिता की जैसी ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान के माध्यम से क्या करते हैं, जैसे मुंशी वसीधर भी अपने जीवन के अंदर, जैसे नमक विभाग के अंदर एक दरोगा होने के बावजूद भी उन्होंने क्या करते हैं, जैसे प्रामाणिकता, निष्ठा, भक्ति से अपने दरोगा पद पर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ जो नमक का दरोगा, इस कहानी के अंदर जैसे प्रेमचंद ने किस प्रकार अपने जीवन के अंदर जैसे मुंशी वसीधर अपने पिता के आशीर्वाद और पिता के बातों को ध्यान में रख जीवन में पथ प्रदर्शित होता है। दरोगा पद के अंदर आने वाली समस्याएं, तो उन्होंने निष्ठा, प्रामाणिकता को कैसे निभाते हैं, तो हमने अगली कक्षा में, और हम इस कहानी के अगले भाग को हम अगली कक्षा में विवरणात्मक रूप से और चर्चात्मक रूप से और जानकारी हासिल करेंगे। तो आज हम इस कक्षा में मुंशी वसीधर किस प्रकार उनके परिवार के हालात, जैसे गरीबी, बेरोजगारी समस्याएं, और किस प्रकार जैसे नमक विभाग में उन्हें नौकरी मिलती है, उन्होंने उस पद के अंदर कैसे आगे बढ़ते हैं, उनके पिता की बात मानते हैं या अपने दिल की सुनते हैं, जैसे हमने अगली कक्षा में विवरणात्मक रूप में और चर्चात्मक रूप में और जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।